दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। तो देखिए आपका पार्ट नंबर 3 आनुवंशिकी, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपको मेंडल की सफलता के कारण और मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया था इसके बारे में आपको पिछली क्लास में समझाया था। तो उसमें मैंने आपके लिए लास्ट जो टॉपिक था कि मेंडल की यानी मेंडल जो था उसने मटर के पादप का चयन क्यों किया, तो उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, एक ध्यान देना, नोट करना, कि मेंडल ने जो मटर का पादप चुना था, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए क्या चुना था, जो मटर का पादप क्या किया था, चुना था। उस मटर के पादप में पॉइंट लिखाया था, नंबर 4 का पॉइंट था कि मटर के पौधे में, किसमें, मटर के पौधे में विभिन्न प्रकार के विपर्यासी लक्षण जो हैं वो जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। कि मटर के पौधे में, ध्यान देना, मटर के पौधे में विभिन्न प्रकार के, कैसे, विभिन्न प्रकार के या अनेक प्रकार के विपर्यासी लक्षण जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं या युग्मों के रूप में पाए जाते हैं। तो ध्यान देना कि जो मटर का पादप होता है, ध्यान देना दोस्तों, मटर का जो पादप होता है उसमें 34 प्रकार के, कितने प्रकार के, 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। कितने प्रकार पाए जाते हैं, 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। ध्यान देना, जो मटर का पादप होता है जिसका कि वानस्पतिक नाम क्या है, पाइसम सैटाइवम है, ठीक है ना, उस मटर का जो उद्यान मटर थी, जो चर्च के उद्यान में थी, जिस पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियमों की क्या की थी, खोज की थी, तो उस मटर में 34 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किए थे अपने, कितने लक्षणों पर किए थे, 7 लक्षणों पर। कितने लक्षणों पर, 7 लक्षणों पर। आई बात समझ में? तो इसमें 2 प्रश्न बनते हैं, ध्यान देना, कि मटर के पादप जो है, मटर के पादप में कुल कितने विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि मटर के पौधे में 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। तो कितने लक्षणों का चयन किया था, 7। कितने लक्षणों का चयन किया था, 7। तो ध्यान देना कि मटर के पादप में कुल 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें से ग्रेगर जॉन मेंडल जो था उसने 7 प्रकार के लक्षणों का अपने प्रयोग के लिए क्या किया था, चयन किया था। कि जो मेंडल ने वंशानुगति के जो 3 नियम दिए थे, जो आनुवंशिकता के जो 3 नियम हैं, उनके लिए 7 लक्षणों का क्या किया था, चयन किया था। तो प्रश्न बनता है कि वो 7 लक्षण जो थे, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो मटर के पौधे में 7 प्रकार के जो लक्षणों का चयन किया था, वो लक्षण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ध्यान करना, नोट कर लेना इस बात को कि मटर के पादप में 34 प्रकार के, यानी कितने प्रकार के, 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। स्टार लगा लिख लेना इस बात को, जिनमें से 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षणों का चयन ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किया। आई बात समझ में? तो आगे इसमें चलते हैं कि जो 7 मेंडल ने जो अपने प्रयोगों के लिए जिन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का क्या किया था, चयन किया था, वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान देना, समझना कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 विपर्यासी, कितने, 7 विपर्यासी, नोट कर लेना इस बात को, 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, जो कि निम्न प्रकार हैं, या जो इस प्रकार हैं। आई बात है, जो निम्न प्रकार हैं। प्रश्न बनता है भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल ने
मटर के पौधे में कुल कितने विपर्यासी लक्षणों का चयन किया? 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, जिन पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। और कुल कितने विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं? कुल जो विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 34 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 34। आई बात समझ? कितने पाए जाते हैं? 34। कुल विपर्यासी लक्षण 34 पाए जाते हैं, जिसमें ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने का चयन किया था? 7 का। आई बात समझे? तो देखिए कौन कौन से 7 लक्षण हैं, तो इसके लिए एक टेबल बना लेना। क्रम संख्या कौन सी हो गई? क्रम संख्या। दूसरा हो गया पादप के लक्षण। दूसरा कॉलम कौन सा हो गया? पादप के लक्षण। आई बात समझ? पादप के लक्षण। तीसरा कॉलम बना लेना प्रभावी लक्षण, क्योंकि किसके रूप में पाए जाते हैं? युग्म के रूप में पाए जाते हैं, जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। तो कौन से हो गए? प्रभावी लक्षण। और अगला कॉलम बना लेना कौन सा है? अप्रभावी लक्षण। कौन से? अप्रभावी लक्षण। आई बात समझ में? तो 4 कॉलम इसमें बना लेना आप। यानी मटर के पौधे में कुल 34 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें से ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 प्रकार के लक्षणों का चयन किया था। तो इसके लिए आप कॉलम बना लेना। नंबर 1 क्रम संख्या, नंबर दूसरा है पादप के लक्षण। कौन से? पादप के लक्षण। तीसरा है प्रभावी लक्षण और चौथा है अप्रभावी लक्षण। चलते हैं। नंबर 1 है इसमें पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई या पादप की लंबाई, एक ही बात है, पादप की ऊंचाई। ठीक है ना? पादप की ऊंचाई। तो देखिए पादप की ऊंचाई के आधार पर जो मटर के पादप होते हैं उनमें जो प्रभावी लक्षण कौन सा है? लंबा। और अप्रभावी लक्षण कौन सा है? बौना। तो यहाँ लिख लेना लंबा प्रभावी लक्षण में और अप्रभावी लक्षण में कौन सा है? बौना। आई बात समझ में? यानी प्रभावी लक्षण कौन सा हो गया? लंबा हो गया। और अप्रभावी लक्षण कौन सा हो गया? बौना हो गया। आई बात समझ में? प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में क्या होते हैं? प्रकट होते हैं, या ऐसे लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी मतलब F1 पीढ़ी में क्या कर देते हैं? प्रकट कर देते हैं या अभिव्यक्त कर देते हैं, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में क्या नहीं होते हैं? अभिव्यक्त नहीं होते हैं, या प्रथम पीढ़ी में क्या नहीं होते हैं? यानी प्रकट नहीं होते हैं, उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो नंबर 1 क्या हो गया? पादप की ऊंचाई। तो पादप की ऊंचाई के आधार पर प्रभावी लक्षण कौन सा है? लंबा। और अप्रभावी लक्षण कौन सा है? बौना। नंबर दूसरा चलते हैं पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति। तो देखिए प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पुष्प की स्थिति जो है उसके आधार पर जो प्रभावी लक्षण है वो कौन सा है? कक्षीय है। कौन सा है? कक्षीय। और अप्रभावी लक्षण कौन सा है? अग्रस्त। कौन सा है? अग्रस्त। आई बात समझ में? ध्यान देना। यानी पुष्प की स्थिति, तो पुष्प की स्थिति के आधार पर प्रभावी लक्षण कौन सा है? कक्षीय। और अप्रभावी लक्षण कौन सा है? अग्रस्त। कौन सा है? अग्रस्त। आई बात समझ में? तो ध्यान देना कि पुष्प जो होते हैं, आपने देखा होगा बीज को हमने क्या किया? रोप दिया। बीज को हमने क्या कर दिया? बो दिया। अनुकूल परिस्थिति आने पर, ध्यान देना, अनुकूल परिस्थिति आने पर बीज का क्या होता है? अंकुरण होता है। कितना होता है? अंकुरण। और बीज होता है वो 2 प्रकार की गति करता है, एक धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और एक ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। आई बात समझ में? ध्यान देना, बीज को सबसे पहले हमें अनुकूल परिस्थिति होने पर, यानी उचित ताप, उचित नमी होने पर भूमि के अंदर क्या कर देते हैं? रोप देते हैं। रोपने के कुछ समय बाद, यानी रोपने वाला उसको बोने के कुछ समय बाद उसका क्या होता है? अंकुरण होता है। तो अंकुरण होता है तो बीज 2 प्रकार की गति करता है, एक तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और एक ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती का अर्थ होता है, प्रिय छात्र एवं छात्राओं दोस्तों ध्यान देना, कि पृथ्वी में क्या पाया जाता है? 9th क्लास में पढ़ाया आपने गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो भाग बीज का पृथ्वी की ओर क्या करता है? गति करता है, पृथ्वी की ओर
क्या करता है, गति करता है, वो तो हो गया धनात्मक गुरुत्वाकर्षण। और जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर क्या करता है, गति करता है, तो वो क्या हो गया, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण। तो धनात्मक गुरुत्वाकर्षण होता है वो तो किसका निर्माण करता है, जड़ का। और ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण होता है वो किसका निर्माण करता है, तने का। किसका निर्माण करता है, तने का। और तने के बाद फिर क्या आती हैं उसमें पत्तियां। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पोषण प्राप्त करता हुआ धीरे धीरे क्या करता है, वृद्धि करता है। और एक समय के बाद उस पादप में क्या आता है, पुष्प आते हैं। क्या आती है, पुष्पन क्रिया होती है। क्या होती है, पुष्पन क्रिया। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जो पुष्प की स्थिति है, क्यों मटर के पादप भी धीरे धीरे क्या हुआ, वृद्धि की उसने। तो उसके आधार पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने पुष्प की स्थिति के आधार पर इसमें दो प्रकार के विपर्यासी लक्षणों बताए। कौन कौन से बताए पुष्प की स्थिति के आधार पर? प्रभावी लक्षण कौन से, कक्षीय, और अप्रभावी लक्षण कौन से, अग्रस्त। आई भाषा में कक्षीय और अग्रस्त। आई भाषा में जो पुष्प यानी किसी पादप की हर कक्षा में क्या आते हैं, पुष्प आते हैं, उसे तो हम कक्षीय बोलते हैं। और केवल अग्रभाग पर आते हैं उसे हम अग्रस्त के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। नंबर अगला पॉइंट है परिपक्व फली की आकृति। तीसरा पॉइंट है परिपक्व फली की आकृति, कि जब पुष्प के बाद मटर के पादप में क्या आ रही हैं, फली आ रही हैं। और फली कैसी है, परिपक्व। परिपक्व फली की आकृति, परिपक्व फली की आकृति, ध्यान देना, परिपक्व फली की आकृति। तो देखिए परिपक्व फली की आकृति के आधार पर भी प्रभावी जो लक्षण होता है वो कौन सा होता है, फूली हुई। कौन सा होता है, फूली हुई। जो मटर की फली होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है, फूली हुई होती है। इसका शाब्दिक अर्थ ये समझो आप कि मटर की जो फली है उसके अंदर यानी उसके जो मटर के क्या दाने पूर्ण रूप से फली क्या हुई है, भरी हुई है। यानी पूर्ण रूप से उसके अंदर जितने दाने होने थे उस क्षमता के हिसाब से उसमें क्या है, दाने उपस्थित हैं। तो वो तो कैसी हो गई, फूली हुई। और दूसरी होती है संकरित, जो कि मटर के कैसा लक्षण हो गया, ये अप्रभावी हो गया। कौन सा हो गया, अप्रभावी, संकरित। आई बात समझ में। तो परिपक्व फली की आकृति के आधार पर प्रभावी लक्षण कौन सा है, फूली हुई, और अप्रभावी लक्षण कौन सा है, संकरित। ठीक है ना। अगला चलते हैं अपरिपक्व फली का रंग। अपरिपक्व फली का रंग, अपरिपक्व फली का रंग, कि जब तक फली पककर क्या नहीं हुई है, तैयार नहीं हुई है। तो कैसी है, अपरिपक्व है। तो आपने देखा होगा कि अपरिपक्व फली का रंग कैसा होता है, प्रभावी लक्षण कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है, हरा। आई बात समझ में, कैसी होती है, हरा। आई बात समझ में। और अप्रभावी लक्षण कौन सा होता है, पीला। कौन सा होता है, पीला। कौन सा होता है, पीला। आई बात समझ। तो अपरिपक्व फली का रंग कौन सा हो गया, हरा, और अप्रभावी लक्षण कौन सा हो गया, पीला। कितने पॉइंट हो गए, 4। यानी मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, 7 का, जो कि प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो देखिए नंबर 1 कौन सा बताया मैंने, पादप की ऊंचाई। नंबर 2 कौन सा बता दिया, पुष्प की स्थिति। नंबर 3 परिपक्व फली की आकृति। नंबर 4 अपरिपक्व फली का रंग। चलते हैं अगला पॉइंट है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, तो देखिए पुष्प के रंग के आधार पर जो प्रभावी लक्षण है कौन सा है, बैंगनी। कौन सा है, बैंगनी। और अप्रभावी लक्षण कौन सा है, सफ़ेद। यानी मटर का जो पादप होता है उसमें यानी जो पुष्प आता है, फूल आता है, उसका रंग कैसा होता है, प्रभावी अधिक मात्रा में कैसे आते हैं, बैंगनी। और अप्रभावी कैसे होते हैं, सफ़ेद। कैसे होते हैं, सफ़ेद। आई बात समझ में। अगला है बीज की आकृति। कौन सी है, बीज की आकृति। तो देखिए बीज की आकृति, और बीज की आकृति के आधार पर इसमें 2 लक्षण हैं। तो नंबर 1 लक्षण कौन सा है इसमें, प्रभावी लक्षण इसमें हुआ, ध्यान देना, समझना। बीज की आकृति, तो बीज की आकृति में जो प्रभावी लक्षण है वो कौन सा है, यानी गोलाकार। कौन सा है, गोलाकार। एक मटर का दाना देखा होगा आपने, कैसा आता है, गोल आता है। कैसा होता है, गोल। तो पुष्प की आकृति के आधार पर प्रभावी लक्षण कौन सा हो गया, गोल। और अप्रभावी लक्षण कौन सा हो गया, झुर्रीदार। कौन सा हो गया, झुर्रीदार।
जिसको कि पिचका मटर के नाम से भी जानते हैं। झुर्रीदार यानी एक तो गोल होता है बिल्कुल, बीज कैसा होता है, राउंडिंग में होता है, गोल होता है, और एक कैसा होता है, मध्य में से पिचका हुआ होता है, जिसको झुर्रीदार के नाम से जानते हैं। तो झुर्रीदार कैसे हो गया, अप्रभावी लक्षण। और प्रभावी लक्षण कौन सा हो गया, गोल, जिसको गोलाकार भी आप लिख सकते हैं। और लास्ट है इसमें बीज का रंग। तो आपने देखा होगा जब फली पक जाएगी और पकने के बाद जब क्या होगा, उसका थ्रेसिंग कर लेते हैं। थ्रेसिंग जानते हैं, यानी अनाज से भूसे को क्या करना, पृथक करना। अनाज से भूसे को क्या करना, पृथक करना, क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। तो जब उसकी थ्रेसिंग करते हैं मटर के बीजों की, तो अनाज और भूसे को क्या करते हैं, हम पृथक पृथक करते हैं। तो प्रभावी लक्षण कौन सा हो गया, बीज के रंग में पीला हो जाता है। कौन सा होता है, पीला, क्योंकि मटर पककर क्या हो गई है, तैयार हो गई है। और अप्रभावी कौन सा रह गया, हरा। कैसा हो गया, हरा। आई बात समझ में। तो ये कुल कितने हो गए आपके, 7। यानी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मटर के पादप में कुल 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। कितने प्रकार पाए जाते हैं, 34 प्रकार के, जिसमें से ग्रेगर जॉन जो मेंडल, जिसको कि हम जेनेटिक्स ऑफ फादर कहते हैं, आनुवांशिकी का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं, तो उन्होंने कुल 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षणों में से 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षणों का क्या किया था, चयन किया, जो कि कौन कौन से निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पादप की ऊंचाई। अब पादप की ऊंचाई, ये तो क्या हो, इसके क्या है, पादप के क्या लक्षण हैं, क्या है लक्षण। और लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, 2, प्रभावी और अप्रभावी। तो प्रभावी कौन सा हो गया, लंबा, और अप्रभावी कौन सा हो गया, बौना। अगला है पुष्प की स्थिति। तो पुष्प की स्थिति में एक कौन सा हो गया, प्रभावी में कौन सा हो गया, कक्षीय, और अप्रभावी में कौन सा हो गया, अग्रस्त। फिर है परिपक्व फली की आकृति। परिपक्व फली की आकृति, तो परिपक्व फली की आकृति में प्रभावी कौन सा हो गया, फूली हुई, और अप्रभावी कौन सा हो गया, संकृत हो गया। फिर है अपरिपक्व फली का रंग। अपरिपक्व फली का रंग, तो अपरिपक्व फली का रंग कैसा होता है, प्रभावी में हरा, और अप्रभावी में कैसा होता है, पीला। फिर है पुष्प का रंग। पुष्प के रंग के आधार पर भी कितने, 2 हैं। प्रभावी में कौन सा हो गया, बैंगनी हो गया, वायलेट हो गया, और अप्रभावी में कौन सा हो गया, वाइट हो गया, यानी सफ़ेद हो गया। कौन सा हो गया, सफ़ेद हो गया। पुष्प का रंग बैंगनी और सफ़ेद हो गया। बीज की आकृति, तो बीज की आकृति में कौन सा हो गया, गोल, और अप्रभावी में कौन सा हो गया, झुर्रीदार। और फिर लास्ट है बीज का रंग, आकृति गोल और झुर्रीदार, और बीज का रंग पीला और हरा। बीज का रंग कौन सा हो गया, पीला और हरा, और बीज की आकृति कौन सी हो गई, गोल और झुर्रीदार, और पुष्प का रंग कौन सा हो गया, बैंगनी और सफ़ेद। तो इस प्रकार कुल 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षणों का ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, चयन किया था। इनको क्या कर लेना, नोट कर लेना। आई बात समझ में, कुल 7 लक्षण। अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो है मेंडलवाद की पुनर्खोज। कौन सा है, मेंडलवाद की पुनर्खोज। तो देखिए मेंडलवाद की पुनर्खोज क्या है, तो समझना, गौर देना, मेंडलवाद की पुनर्खोज। तो देखिए दोस्तों, मेंडलवाद की पुनर्खोज, मेंडलवाद की पुनर्खोज। तो देखिए ग्रेगर जॉन जो मेंडल था, जिसने कि आनुवांशिकता के क्या दिए थे, नियम दिए थे, तो उनको जो प्रसिद्धि मिली थी वो उनकी मृत्यु के बाद मिली थी। कब मिली थी, मृत्यु के बाद। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को मैंने पहले उसमें बताया था आपको क्लास में, पिछली क्लास में, कि इनकी 6 जनवरी 1884 क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये ब्रकशोथ नामक रोग से क्या थे, पीड़ित थे, 6 जनवरी 1884 को। तो देखिए मेंडलवाद की पुनर्खोज क्या है, तो देखिए मेंडलवाद की पुनर्खोज, मेंडलवाद की पुनर्खोज या पुनः खोज। तो देखिए ध्यान देना, पुनर्खोज समझना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। तो मेंडल के द्वारा, इसमें ध्यान रखना क्या लिखा हुआ आपकी बुक में, कि मेंडल के द्वारा जो प्रस्तुत किए गए थे, मेंडल के द्वारा जो प्रस्तुत किए गए थे वंशानुगति के नियम, मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशानुगति के जो नियम थे वो क्या थे,
35 वर्षों तक कैसे रहे, उपेक्षित रहे। कितने वर्षों तक, 35 वर्षों तक उपेक्षित रहे। ये बात समझ में आ रही है। इस बात को आप ऐसे समझिए, ध्यान देना, कि ग्रेगर जॉन मेंडल जब चर्च के क्या बन गए थे, पादरी बन गए थे। कब, 1843 में। कब बन गए थे, 1843 में। और उस चर्च के ही उद्यान में 1856 से 1863 तक 7 वर्षों तक क्या किए थे, संकरण के प्रयोग किए थे मटर के पादप पर। और 1865 में उन्होंने इन नियमों को क्या किया था, प्रयोगों को क्या किया था, ब्रोंज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष क्या कर दिया था, प्रस्तुत कर दिया था। ब्रोंज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष क्या कर दिया था, प्रस्तुत कर दिया था। और इस सोसाइटी ने क्या किया था, इस सोसाइटी ने पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से सन 1866 में क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया। लेकिन इनके नियमों को इस समय क्या नहीं मिली थी, मान्यता नहीं मिली थी। और 6 जनवरी 1884 को इनको क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो कितने वर्ष, 1865 से, और ख्याति कब मिली थी, 1900 में। तो 35 वर्षों तक इनके नियम लगभग क्या रहे थे, उपेक्षित रहे थे। ख्याति कैसे मिली, हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, यानी हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, एक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, जिन्होंने कि उत्परिवर्तन के बारे में भी बताया था। हुगो डी ब्रिज ने किसके बारे में बताया था, उत्परिवर्तन के बारे में भी बताया था। उत्परिवर्तन कि जीवों में अचानक हुए परिवर्तनों को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। हुगो डी ब्रिज, एक कौन थे, हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, जिन्होंने उत्परिवर्तन के बारे में भी बताया था कि जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तनों को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। आई बात समझ में। तो एक वैज्ञानिक कौन थे, हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज। दूसरे कौन थे, जर्मनी के कॉल कॉरेंस, जर्मनी के कॉल कॉरेंस। और तीसरे इनके हम वतन थे, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल भी कहाँ का रहने वाला था, ऑस्ट्रिया का। और इनके जो हम वतनी थे, तीसरे थे ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमेक ने पृथक पृथक रूप से कार्य करते हुए वंशानुगति के नियमों की पुनर्खोज की। आई बात समझ में। कब की थी, 1900 में। कब की थी, 1900 में। आई बात समझ में, 1900 में। कब की थी, 1900 में नियमों की पुनर्खोज की। कब की थी, सन 1900 में। आई बात समझ, 1900 में। दोबारा ध्यान देना कि मेंडलवाद की पुनर्खोज, कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो था, उनके नियमों को या वंशानुगति के जो नियम थे उनको ख्याति कब मिली थी, उनकी मृत्यु के बाद। क्योंकि 1900 में जब 3 वैज्ञानिकों ने, हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, जर्मनी के कॉल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमेक ने पृथक रूप से कार्य करते हुए वंशानुगति के नियमों की क्या की थी, पुनर्खोज की थी 1900 में। सन 1900 में वंशानुगति के नियमों की क्या की थी, पुनर्खोज की। तब इनको क्या मिली थी, ख्याति प्राप्त हुई थी। आई बात समझ में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो था, उनके नियम कब 35 वर्षों तक उपेक्षित रहे थे। कब, कितने वर्षों तक, 35 वर्षों तक। क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपने प्रयोग थे, उनके जो शोध पत्र थे, रिसर्च पेपर थे, इनको 1865 में ब्रोंज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष क्या कर दिया था, प्रस्तुत कर दिया था। क्या कर दिया था, प्रस्तुत। लेकिन ख्याति कब मिली, 1900 में।
सन 1900 में। कब मिली? जब 3 वैज्ञानिक थे, हॉलैंड की हुगो डी ब्रीज, हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज, जर्मनी के कार्ल लॉरेंस, ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमेक ने पृथक पृथक रूप से कार्य करते हुए बंशानुगति के नियमों की क्या की थी? पुनर्खोज की थी। और इस पुनर्खोज को ही मेंडलवाद की पुनर्खोज के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? तो ये हो गई मेंडलवाद की पुनर्खोज, ठीक है ना, जिसको 1900 में क्या मिली थी? ख्याति मिली थी। तो ये दोस्तों आपका मेंडलवाद की पुनर्खोज क्या संबंधित टॉपिक, तो इसको लिखना, नोट करना और चैनल को अधिक से अधिक लाइक किया करो, शेयर किया करो और इनको नोटबुक में क्या किया करो? नोट किया करो। आई बात समझ में? आज मैंने आपको इस टॉपिक में 2 बताई। एक तो मेंडल ने 7 जो विपर्यासी लक्षण थे, कौन कौन से 7 विपर्यासी लक्षण थे मटर के पौधे में, उनके बारे में बताया। और दूसरा समझाया था मेंडलवाद की पुनर्खोज। तो मेंडलवाद की पुनर्खोज में जो अपने वैज्ञानिक हैं 3, हॉलैंड के, जर्मनी के, ऑस्ट्रिया के, इनके नामों को याद रखना, हुगो डी ब्रीज, कार्ल लॉरेंस और एरिक वान शेरमेक ने 1900 में पृथक पृथक रूप से क्या किया था? कार्य किया था। और इन्होंने बंशानुगति के नियमों की पुनर्खोज कर दी थी, इसलिए इसको मेंडलवाद की पुनर्खोज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगले क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स। ओके।